वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम लोग अप्रैल मंथ का मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि दो लेंस है, एक कन्वेक्स और दूसरा कनकेव, दूसरे एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है। तो इनकी जो फोकल लेंथ है, उनका रेशियो, उनके मैग्नीट्यूड का रेशियो 2/3 दिया हुआ है। तो हम लोग ने बोला कि कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ f1 है और कनकेव का जो फोकल लेंथ है उसकी मैग्नीट्यूड f2 है। क्योंकि उसकी फोकल लेंथ तो निगेटिव में होती है, तो इस यहाँ पे सिर्फ वैल्यू हम लोग बात कर रहे हैं। तो f1/f2 दिया हुआ है 2 और इनका जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है उनको बोला है 30 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं जब कॉन्टेक्ट में है तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ को लिखते हैं 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। बट यहाँ पे जो दूसरा लेंस है वो कनकेव है, उसकी फोकल लेंथ निगेटिव में होती है, मतलब वो उसकी फोकल लेंथ -f2 है। तो यहाँ पे -f2 लिखेंगे। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो f1 का वैल्यू +10 और f2 का वैल्यू जो आएगा -15 सेंटीमीटर ऐसा। तो हम लोग बोलेंगे कि दिल्ली जो है वो करेक्ट होगा। देखो सेकंड वाला क्या है कि एक सोर्स एस से लाइट रे निकल रहे हैं और वो यहाँ पे ग्लास स्लैब के ऊपर इंसिडेंट हो रहे हैं। तो जैसे ही वो ग्लास के अंदर जाएगा उसका रिफ्लेक्शन होगा, जिसकी वजह से वो अपने ओरिजिनल पथ से डेविएट होगा। तो बोलेंगे कि ग्लास के अंदर ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा। फिर से जब ग्लास से बाहर निकलने वाला होगा तो वहां पे भी मीडियम चेंज होगी। मीडियम चेंज होने की वजह से यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन होगा, तो ये ऐसे ये बाहर रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पे। देखो तो ग्लास के दोनों साइड, ऊपर में या नीचे में, दोनों साइड मीडियम सेम है एयर। इसलिए जो इंसिडेंट रे है और जो इमरजेंट रे है, मीडियम सेम होने की वजह से वो पैरेलल होंगे। मतलब ग्लास स्लैब इनका लेटरल शिफ्ट करेगा। और हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे पैरेलल ही होंगे। तो ये इमरजेंट रे कुछ यहाँ पे ऐसे मिल रहा होगा, यहाँ पे देखोगे तो ये ऐसा, और जब ये बाहर निकल रहा होगा तो इनिशियल वाले रे का पैरेलल। यस। तो इमरजेंट रे जो एंगल बनाएगा वो वाला एंगल भी अल्फा के बराबर ही होगा, क्योंकि इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे पैरेलल होने वाले हैं, क्योंकि ग्लास के दोनों साइड जो मीडियम है वो सेम है, इस वजह से। तो हम लोग बोलेंगे कि इसका करेक्ट आंसर बॉम्बे होगा। थर्ड वाला देखो, इसमें एक कनकेव लेंस है जिसको दो अलग अलग लिक्विड में डाला जाएगा, लिक्विड L1 और L2। उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 N2 वाला है। देखो अभी बोला कि ये लेंस जो है कब पैरेलल बीम को डाइवर्ज करेगा,
मतलब डाइवर्जिंग लेंस के जैसा बिहेव किस केस में करेगा? तो मेरे पास एक ऐसा कनकेव लेंस था, डाइवर्जिंग लेंस के जैसा बिहेव कब करेगा? डाइवर्जिंग लेंस मतलब इसकी फोकल लेंथ निगेटिव होनी चाहिए। तो हम लोग लेंस मेकर फार्मूला से पढ़े हैं कि 1/f इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इनटू 1/r1 माइनस 1/r2, ऐसा। ठीक है, अब ये फोकल लेंथ इसका निगेटिव कब होगा मुझे यही बताना है। तो देखो, एक तो ये पहले से कनकेव था मतलब कि ए 1/r1 माइनस 1/r2, ये वाला चीज निगेटिव हो रही, ये निगेटिव थी, निगेटिव। अब अगर ए वाला पार्ट म्यू एल माइनस म्यू एम, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये अगर पॉजिटिव हो जाए तो इसकी फोकल लेंथ जो है वो निगेटिव हो जाएगी और एक डाइवर्जिंग लेंस जैसा बिहेव करेगा। मतलब म्यू एल माइनस म्यू एम पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये लेंस डाइवर्जिंग जैसा बिहेव करेगा लिक्विड में डालने के बाद। म्यू एल मतलब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एम मतलब माध्यम का। देखो, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में है कि लेंस जो है, लेंस के अंदर में एयर भरा है, वायु है, और बाहर वाला माध्यम भी वायु है। मतलब लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेंस के अंदर में वायु है मतलब 1 हो जाएगा, उसका बाहर में भी वायु है तो माध्यम का भी 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 है तो 0 हो जाएगा। मतलब इसकी केंद्र लंबाई अनंत हो जाएगी फर्स्ट वाले केस में। सेकेंड वाले केस में देखो कि अंदर में, लेंस के अंदर में एयर है मतलब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, और बाहर में लिक्विड 1 है, तो लेंस का 1 हो गया, लिक्विड का N1 है, N1 1 से ज्यादा है, तो ये चीज लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस लिक्विड का करेंगे तो 1 माइनस N1, ये तो निगेटिव आ जाएगी, लेकिन मुझे पॉजिटिव चाहिए, तभी इसकी केंद्र लंबाई निगेटिव हो सकती है। तो हाँ, और सी वाला देखोगे तो बोला कि L1 लेंस के अंदर L1 होना चाहिए और लेंस के बाहर मतलब जो माध्यम है वो L2 होना चाहिए। तो यहां से भी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस माध्यम का करोगे वो निगेटिव आ जाएगा, हम लोग बोलेंगे कि देल ही करेक्ट होगा। N2 माइनस N1 वो पॉजिटिव होगा क्योंकि N2 N1 से बड़ा है, तो ये वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा। 1/r1 1 माइनस R2 ये ऑलरेडी निगेटिव है क्योंकि ये पहले से ही कनकेव था, तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, इसलिए फोकल लेंथ निगेटिव होगा, तो डाइवर्जिंग के जैसा बिहेव करेगा। फोर्थ वाला, डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ प्रिज्म के लिए कैसा होता है? तो ये तो हम लोग पढ़ रखे, थ्योरेटिकल पार्ट है। ऑप्शन है फिफ्थ वाला, देखो देखो इसमें क्या बोला कि एक बीकर के अंदर H1 हाइट तक वाटर है, ऐसा। H1 हाइट ये वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में बोल रखा है μ1। वाटर के ऊपर में H2 हाइट तक किरोसिन है, ऊपर वाला पार्ट जो है वो किरोसिन है, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोला है
μ2। तो अब जब हम लोग ऊपर से देखेंगे तो बॉटम कितना शिफ्ट हुआ होगा, मतलब टोटल शिफ्ट बताना है। देखो यहाँ पे दो लिक्विड है, दोनों अपना अलग अलग इंडिविजुअल शिफ्ट करेंगे, तो टोटल शिफ्ट के लिए दोनों के शिफ्ट को ऐड कर देंगे। वाटर की वजह से जो शिफ्ट चाहिए मुझे, वो बोलेंगे कि H1 हेड तक था तो H1 इन 1 माइनस 1/μ1, क्योंकि उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 था। किरोसिन की वजह से चाहिए तो किरोसिन H2 हेड तक है, तो बोलेंगे H2 इंटू 1 माइनस 1/μ2 ऐसा। तो दोनों के शिफ्ट को ऐड कर देंगे तो टोटल शिफ्ट मिल जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे कि आंसर चेन्नई करेक्ट होगा इस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 6। देखो इसमें बोला कि एक कार है जिसमें साइड व्यू मिरर कन्वेक्स मिरर है, जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। एक दूसरा कार फर्स्ट कार से 2.8 मीटर पीछे है और वो फर्स्ट कार को ओवरटेक कर रहा है, रिलेटिव स्पीड 15 मीटर पर सेकंड। तो हमको ऐसा सोचना है कि ये फर्स्ट जो कार था जिसमें मिरर लगा हुआ है वो कन्वेक्स है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर का। तो मैंने फर्स्ट कार का साइड व्यू मिरर इससे 2.8 मीटर बिहाइंड दूसरा कार था, तो दूसरे कार को हम लोग ऑब्जेक्ट मान लिए ऐसा, जो मूव कर रहा है पहले कार की ओर, रिलेटिव वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जो वस्तु का वेग है मिरर के रिस्पेक्ट में, वो एक्चुअली 15 मीटर पर सेकंड है। और साइन कन्वेंशन से अगर डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच का दूरी कम हो रहा है, तो उस वेलोसिटी को हम लोग माइनस में लिखते हैं सर। इसको माइनस में लिखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को बोलेंगे -15 मीटर पर सेकंड। अभी बताना है कि स्पीड ऑफ इमेज क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, मतलब मिरर के रिस्पेक्ट में स्पीड ऑफ इमेज क्या होगा। तो हम लोग ऐसा पढ़ रखे हैं कि स्पीड ऑफ इमेज जो होता है माइनस टाइम्स एम स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज तुम्हें फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू मिरर के सापेक्ष में, और ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, वस्तु का वेग मिरर के सापेक्ष में दिया हुआ 15, जो हम लोग साइन कन्वेंशन से -15 लिखेंगे, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जो है मिरर की तरफ आ रहा है तो डिस्टेंस घट रही है इसलिए माइनस। तो अब पी नोट को जो लिख देना -15, एम निकालना रहा। एम मतलब मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन को हम लोग ऐसा पढ़ रखे हैं कि ये जो मैग्निफिकेशन होता है मिरर के केस में वो -c/u, सी इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये हो जाता है f/f ऐसा। तो f मिरर की फोकल लेंथ जो दे रखा है क्वेश्चन में, बोल रखा है कि ये है 20 सेंटीमीटर, तो f को लिखना है 20 सेंटीमीटर। u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो 2.8 मीटर लिखा है, अगर उसको सेंटीमीटर में बदल ले तो बोलेंगे 280 सेंटीमीटर विथ निगेटिव साइन। u को लिखेंगे -280 सेंटीमीटर।
तो यहाँ पर रख दोगे ए फॉर यू का वैल्यू तो एम मिल जाएगा, एम का वैल्यू इसमें डाल दोगे इस इक्वेशन में, तुम्हें वेलोसिटी ऑफ इमेज मिल जाएगा जो आता है कैलकुलेशन के बाद 1/15 मीटर पर सेकंड। बोलेंगे बॉम्बे राइट हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि एक कन्वेक्स लेंस था जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है और फोकल लेंथ f है। अब उसको दो डिफरेंट लिक्विड में सबमर्ज किया गया, डुबाया गया। तो डुबाने के बाद उनकी फोकल लेंथ पहले वाले लिक्विड में डुबाने के बाद f1 हो जाता है, दूसरे वाले लिक्विड में डुबाने के बाद f2 हो जाता है। तो f1 f2 और f में क्या रिलेशन है वही बताने। देखो कहानी क्या कि एयर में उसकी फोकल लेंथ f थी, तो 1/f इक्वल टू लिखेंगे 3/2 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अगर हम लोग इक्वी कन्वेक्स लेंस की बात करें, मान लो R1 R2 इक्वल मैग्नीट्यूड का है, जैसे इसको भी R बोल रहे हैं, इसको भी R ऐसा, तो यहाँ से देखोगे कि 1/f इक्वल टू हो जाएगा 3/2 माइनस 1, मतलब 1/2। यहाँ पे R1 को लिखेंगे प्लस R और R2 को लिखेंगे माइनस R साइन कन्वेंशन से, तो 1/r1 माइनस 1/r2 हो जाएगा 2/r, इसलिए f इक्वल टू हो जाएगा R। सेकेंड केस में जब उसको लिक्विड फर्स्ट वाले लिक्विड में डुबाओगे जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, तो अब लेंस मेकर से फोकल लेंथ जो होगा उस लिक्विड में 1/f1 को बोलेंगे 3/2 n2 माइनस n1, n1 मतलब लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो 4/3 है, अपॉन n1 1/r1 माइनस 1/r2। R1 R2 को फिर से R लोगे, साइन कन्वेंशन से R1 को प्लस R बोलेंगे, R2 को माइनस R है, तो ये हो जाएगा 2/r। एक कैलकुलेशन से F1 इक्वल टू आएगा तुम्हारा 4R। तो बोलेंगे कि F1 जो है ग्रेटर देन F है। F2 के लिए अगर कैलकुलेट करने जाओगे तो 1/f2 इक्वल टू होगा 3/2 माइनस 5/n2 माइनस n1 करोगे, n2 लेंस का जो 3/2 है, n1 मीडियम का जो लिक्विड 2 है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3 है। तो जैसे ही 3/2 माइनस 5/3 करोगे ये निगेटिव आ जाएगा, तो F2 हो जाएगा निगेटिव। मतलब अगर माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होता है तो केंद्र लंबाई फोकल लेंथ माइनस हो जाता है, क्योंकि हम लोग n2 माइनस n1 अपॉन n1 करते हैं फॉर्मूला में 1/f इक्वल ऐसा। तो n2 माइनस n1 माइनस हो जाएगा जब n1 ज्यादा है, मतलब माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। इस केस में देखोगे कि माध्यम जो है सेकंड लिक्विड उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3 है जो 3/2 से ज्यादा है, तो उस मीडियम में डालने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हम लोग n2 माइनस n1 वो कैलकुलेट करेंगे वो निगेटिव आएगी, इसलिए केंद्र लंबाई निगेटिव होगा, तो बोलेंगे F2 निगेटिव हो जाएगा और F1 ग्रेटर देन F होगा, इसलिए ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि एक सेविंग मिरर को डिजाइन करना है ताकि अगर कोई पर्सन मिरर से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे अपना फेस रखे तो
उसकी फेस की मैग्नीफाइड इमेज, बड़ा सा प्रतिबिंब, क्लोजेस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर पे बने। मतलब इमेज जो है क्लोजेस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस पे बनना चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे कि कनकेव मिरर, सेविंग मिरर जो होता है वो कनकेव होता है जनरली। ऐसा हम लोग फेस को यहाँ पे रख रहे हैं 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। और इसका जो इमेज है क्लोजेस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस, मतलब 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे बन रहा है ऐसा बड़ा सा इमेज। तो ये हो गया तुम्हारा इमेज, ये हो गया ऑब्जेक्ट। यहाँ से देखो, इमेज डिस्टेंस को अगर हम लोग फी बोले, मतलब मिरर और इमेज के बीच का डिस्टेंस, तो फी प्लस 10 इक्वल टू 25। फिगर से देखोगे तो हम लोग बोलेंगे कि फी प्लस 10 इक्वल टू 25, इसलिए फी इक्वल टू 25 माइनस 10 मतलब 15 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस तो हो गया 15 सेंटीमीटर। यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखोगे यहाँ पे मिरर से कितने दूरी पे फेस को रखा गया है, 10 सेंटीमीटर। और साइन कन्वेंशन से हम लोग देखें तो बोलेंगे कि यू का वैल्यू जो होगा -10 सेंटीमीटर, क्योंकि मिरर के फ्रंट में। तो फी आया 15 सेंटीमीटर, यू -10। मिरर फार्मूला लगाओगे 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ से वैल्यू डालने के बाद एफ का वैल्यू आएगा -30 सेंटीमीटर। फी की जगह पे 15 डालना, यू की जगह पे -10, तो एफ आएगा -30। अब मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए था, तो वो होता है 2f, जो हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। तो बोलेंगे कि ऑप्शन चेन्नई जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला क्या है कि एक प्रिंटेड पेज के ऊपर ग्लास ऑफ वाटर रखा गया है। एक ग्लास है, एक ग्लास की थिकनेस है जड़ा है, उसके ऊपर ऐसा ग्लास में लिक्विड डाला हुआ है ऐसा वाटर, ठीक है। और तुम्हारा जो पेज था वो ग्लास के नीचे यहाँ पे प्रिंटेड पेज है ऐसा, इस पे कुछ लिखा हुआ है मान लो ऐसा कुछ। इसके ऊपर हमने एक ऐसा ग्लास रखा, तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बोला है 1.5, और जो वाटर डाले उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो बोला है 1.33, ठीक है। ग्लास के बॉटम का थिकनेस बोला है 1 सेंटीमीटर, और वाटर जो डेप्थ बोला है 5 सेंटीमीटर। तो बोला कि जब ऊपर से हम लोग देखेंगे तो एक पेज, प्रिंटेड पेज जो है कितना ऊपर शिफ्ट हुआ हुआ दिखाई देगा, मतलब टोटल शिफ्ट चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे शिफ्ट वाटर की वजह से और ग्लास दोनों की वजह से होगा, तो टोटल शिफ्ट निकालना है। तो वाटर की वजह से शिफ्ट अगर लिखने जाओगे तो वाटर का थिकनेस जो 5 सेंटीमीटर है इंटू 1 - 1 अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33 ऐसा। और ग्लास की वजह से लिखोगे तो ग्लास का थिकनेस 1 सेंटीमीटर इंटू 1 - 1 अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इसका 1.5। तो टोटल शिफ्ट के लिए यही करेंगे, वाटर के चलते अलग से शिफ्ट, ग्लास के चलते अलग से, दोनों को ऐड कर देंगे। और दोनों को ऐड करोगे
तो कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आएगा वो होगा 1.3533 सेंटीमीटर। तो बोलेंगे कि ऑप्शन चेन्नई जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, बोला है कि कनकेव मिरर का यूज करके फेस देखने के लिए यूज किया जा रहा है और उस मिरर की फोकल लेंथ जो है 0.4 मीटर है। तो मिरर कनकेव है तो इसकी फोकल लेंथ को हम लोग लिखेंगे माइनस में, तो -0.4 मीटर। तुमसे पूछ रखा है इसमें कि मिरर से कितने डिस्टेंस पे अपने फेस को रखोगे, मतलब मेरा फेस जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया, ए फेस, इसका इमेज बनेगा मिरर में। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एक्चुअली निकालना है तुमको। यू क्या होगा, कितने डिस्टेंस पे फेस को रखोगे ताकि उसका 5 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज बने। मतलब एम इज इक्वल टू दे रखा है 5, मैग्निफिकेशन 5 बोला है। और एक ठीक है, तो एम का फॉर्मूला हम लोग ऐसे जानते हैं मिरर में कि एम इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन एफ माइनस यू, माइनस भी अपॉन यू होता है, वैल्यू रखने पे ये हो जाते हैं। एम की जगह पे 5 रखना, एफ की जगह पे -0.4, तो यू मिल जाएगा। यहाँ से कैलकुलेशन से यू का वैल्यू जो आएगा -0.32 मीटर ऐसा। तो हम लोग बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब फेस को रखना पड़ेगा 0.32 मीटर के डिस्टेंस पे मिरर से। तो ऑप्शन दिल्ली करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में एक लेंस बोल रखा है कि प्लेनो कन्वेक्स है। तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस है जिसका एक सरफेस जो है प्लेन है और दूसरा जो है कर्व्ड कन्वेक्स। तो कर्व्ड सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर, मतलब R1 बेसिकली वो 30 सेंटीमीटर दे रखा है, और दूसरा तो प्लेन है तो इसका तो इनफाइनाइट हो जाएगा ऐसा। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन जिसको बोलते हैं 1.5, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी वो बताना। तो लेंस मेकर फार्मूला लगाओगे, लेंस मेकर फार्मूला से हम लोग बोलेंगे कि ये होता है 1/f इक्वल टू n-1, 1/r1 -1/r2। ये ईयर में रखा हुआ है इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम हम लोग बोलेंगे कि 1, और लेंस का 1.5 दे रखा है। तो यहाँ पे वैल्यू रख दोगे R1 की जगह पे 30 सेंटीमीटर, R2 की जगह पे इनफाइनाइट, और एन की जगह पे 1.5। तो वहां से कैलकुलेशन से जो फोकल लेंथ आएगी वो हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। तो बोलेंगे फोकल लेंथ होगा इसका 60 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया कि एक वेसल है जिसकी डेप्थ 2h है, और एक ग्लास है, एक बर्तन है, ऐसा सोचो, जिसकी डेप्थ 2h है, उसमें आधे डेप्थ तक, मतलब उसको आधा फिल किया गया है एक लिक्विड से ऐसा, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2√2 है। तो इसके लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2√2, और ये
द डेप्थ मतलब एच, क्योंकि टोटल डेप्थ 2h था। बाकी का ऊपर वाला जो पोर्शन है उसमें दूसरा लिक्विड डाला गया है और जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है। N2 को हम लोग बोलेंगे √2h। तो अभी तुमको बोला कि जब ऊपर से हम लोग देखेंगे तो इसकी एपरेंट डेप्थ कितनी होगी वो बताना है, इसकी बॉटम की एपरेंट डेप्थ। एक्चुअल डेप्थ इसका 2h है, दो अलग अलग लिक्विड। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको दो पार्ट में सोचेंगे कि पहले वाले एच पार्ट का एपरेंट डेप्थ क्या होगा जिसमें लिक्विड है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, फिर दूसरे वाले आधे पार्ट का क्या होगा, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल एपरेंट डेप्थ मिल जाएगा। देखो एपरेंट डेप्थ को हम लोग बोलते हैं रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसा। तो टोटल एपरेंट डेप्थ मान लो निकालना है एच डैश। तो फर्स्ट वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट देखो, एक्चुअल डेप्थ एच है हाफ पार्ट की, और उसमें रिफ्रैक्टिव जो लिक्विड डाली गई है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, तो ये हो जाएगा h/√2 ऊपर वाले का एपरेंट डेप्थ। नीचे वाले हाफ पार्ट का देखोगे तो उसमें भी एक्चुअल डेप्थ हाफ पार्ट का h है और उसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड डाली गई है उसकी है 2√2 ऐसे। तो टोटल एपरेंट डेप्थ के लिए इन दोनों को ऐड कर देंगे। अभी इनको ऐड करोगे तो हो जाएगा 3h/2√2। √2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो नीचे में आ जाएगा 4 और ऊपर में हो जाएगा 3h/√2। तो बोलेंगे कि ऑप्शन बॉम्बे जो है करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। 13 में बोला कि एक कन्वर्जिंग लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 है। ये बोला इसकी फोकल लेंथ क्या होगी अगर इसको सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के एक मीडियम में रख दिया जाए। तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4, मीडियम का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला कि सेम होना चाहिए, मतलब n1 भी 1.4 है। अब इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, तो लेंस मेकर फार्मूला से बोलेंगे n2 माइनस n1 अपॉन n1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अभी देखो n2 n1 बराबर है, इसलिए n2 माइनस n1 जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म जो राइट साइड में लिखे हैं वो जीरो हो जाएगा। जीरो से कुछ भी गुना करो तो जीरो, तो मतलब 1/f=0, इसलिए f=1/0 जो हो जाएगा इनफाइनाइट। तो हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट, बॉम्बे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। यहाँ पे दो रीजन 1 और 2 जो जिसको एक स्फेरिकल सरफेस सेपरेट कर रहा है, अलग अलग कर रहा है, ठीक है, जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल रखा है कि 25 सेंटीमीटर। अब रीजन 1 में एक वस्तु को सरफेस से 40 सेंटीमीटर के अंतर पर रखा है, तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा वो बताना। तो हम लोग ऐसा पढ़ रखे हैं कि रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस होता है, तो वहां पे हम लोग लिखते हैं n2/φ माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r। ऐसा n2 जिस मीडियम में रिफ्लेक्टेड रे ट्रेवल करेगा, मतलब ऐसा बोल सकते हो कि n1 मतलब जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो 1.25 है जिस मीडियम में है, तो n1 को हम लोग लिखेंगे 1.25। n2 को जिस मीडियम में रिफ्लेक्टिव, जिस मीडियम में इमेज बनने वाला है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो 1.4। ऑब्जेक्ट u को हम लोग लिखेंगे साइन कन्वेंशन से, हम लोग बोलेंगे कि u जो है वो तो होगा 40 सेंटीमीटर बट विथ निगेटिव साइन।
और रेडियस ऑफ कर्वेचर आर को बोलेंगे 25 सेंटीमीटर, बट साइन कन्वेंशन से ए भी निगेटिव हो। इस वाले फॉर्मूला में, अब इस वाले इक्वेशन में n2 के जगह पे 1.4, n1 की जगह पे 1.25, u की जगह पे -40 और r की जगह पे -25 रखो, तो इमेज डिस्टेंस v का वैल्यू मिलेगा। कैलकुलेशन से ये आएगा 37.58। ऑप्शन C नहीं करेक्ट होगा, तो कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रखा है कि एक ऑब्जेक्ट, मतलब एक स्मॉल बल्ब जो है, बल्ब जो है टैंक के बॉटम में √7 मीटर की डेप्थ पे, तो हम लोग बोले टैंक है जिसमें ऐसा वाटर भरा हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। इसके नीचे में एक बल्ब रखा हुआ है बॉटम में, यहाँ पे मान लो ऐसा। ये वाला जो डेप्थ है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, इसको बोल रखा है √7 मीटर। ठीक है, तो तुम्हें बोला गया कि एरिया निकालना है सरफेस ऑफ वाटर का जिससे बल्ब का लाइट बाहर इमर्ज हो रहा होगा। तो हम लोग बोले कि इस पॉइंट के बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही होगी ऐसा, इस वाले पोर्शन से ही लाइट बाहर इमर्ज हो रही होगी, तो इसी का एरिया मतलब ये वाला पार्ट पे ऐसा। इस पॉइंट के बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने वाला है, मतलब ये वाला जो एंगल है यहाँ पे जो लाइट आ रही है उसके लिए ये एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर। उसके बाद जो है लाइट रे का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है वो अंदर ही आ रहा है, बाहर नहीं जा पा रहा। ये एंगल सी है तो ये वाला एंगल भी हो जाएगा सी, और सी क्रिटिकल एंगल है तो सी को हम लोग बोलते हैं साइन इनवर्स 1/n। तो 1/n करोगे तो यहाँ पे n का वैल्यू 4/3 है, तो 3 ऊपर चला जाएगा, इसलिए साइन सी इक्वल टू हो जाएगा 3/4। तो साइन सी मिल गया तो टेन सी हम लोग निकाल सकते हैं। साइन सी को हम लोग बोलते हैं P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और टेन सी होता है P/B। तो P का वैल्यू तो यहाँ से देखोगे तो 3 है, और B को बोलेंगे √H² -P², मतलब ऐसा। तो ये हो जाएगा 3/√7 ऐसा टेन सी। अब इस फिगर में देखो, यहाँ ट्रायंगल में ये वाला हो जाएगा रेडियस r। इस ट्रायंगल में देखेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि टेन सी जो होगा हो जाएगा r/√7 ऐसा। इसलिए r इक्वल टू हो जाएगा √7 टेन सी, और टेन सी की जगह पे हम लोग लिखेंगे 3/√7, मतलब r इक्वल टू 3 मीटर। इसलिए जो एरिया निकालना है मुझे सर, जिससे वाटर सरफेस से जो रे इमर्ज हो रही है वो एरिया, तो एरिया हो जाएगा πr²। आर की जगह पे 3 मीटर डालोगे तो π×3² मतलब 9π m², ऐसा हो जाए। ऑप्शन C नहीं करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, बोला कि कोई एक वेव, मतलब या लाइट ही सोचो तुम, रिफ्लेक्ट होके डेंसर मीडियम में जा रहा है। डेंसर मीडियम मतलब जिसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। तो
कौन से क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी चेंज होंगे, इंक्रीज होंगे, डिक्रीज होंगे, वो बताना है। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट या वेव जब रेयर से डेंसर में ज्यादा है, मतलब जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है पहले वाले के रिस्पेक्ट में, तो वहां पे वेलोसिटी और वेवलेंथ डिक्रीज हो जाते हैं। क्योंकि किसी दूसरे मीडियम में अगर हमको ये लिखना है लेमडा या वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो ये होता है एयर में अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वेवलेंथ या तो फिर स्पीड। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रही है, डेंसर मीडियम में वो ट्रेवल जा रहा है रेयर से, तो वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी, स्पीड डिक्रीज हो जाएगा, बट फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड नहीं करता। तो बोलेंगे ऑप्शन C नहीं करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला कि दो मीडियम है, एक में स्पीड ऑफ लाइट 2 × 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड मीडियम ए में। तो मीडियम ए का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने जाए तो हम लोग बोलेंगे कि ये होता है C/V। सी को हम लोग सेंटीमीटर पर सेकंड में लिखे तो 3 × 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, और फी को दिया हुआ इस मीडियम में 2 × 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब हो जाएगा 1.5। N2 मीडियम बी के लिए अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखे तो ये हो जाएगा C/V2, ये 3 × 10 मीटर पर सेकंड, और ये हो जाएगा 2 × 10 मीटर पर सेकंड। सॉरी, ये 1.5 दे रखा है फी2 को, तो आएगा 2। N1 N2 मिल गया। अभी बोला कि कोई अगर रे ऑफ लाइट मीडियम बी से मीडियम ए के बाउंड्री पे इंसिडेंट थीटा एंगल पे, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जो इस क्वेश्चन में थीटा है, आपात कोण, एक क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। तो थीटा ग्रेटर देन सी, और यहाँ पे बोलेंगे थीटा ग्रेटर देन, और सी को लिखते हैं साइन इनवर्स N1/N2, N1/N2। N1 का वैल्यू 1.5 और N2 का वैल्यू 2 डालोगे तो ये आ जाएगा थीटा ग्रेटर देन साइन इनवर्स 3/4। बोलेंगे ऑप्शन दिल्ली जो है वो करेक्ट होगा। ऐसा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो। देखो इसमें बोला कि 1000 छोटे छोटे ड्रॉप, सबकी जिनकी रेडियस स्मॉल आर थी और सबके पास चार्ज स्मॉल क्यू थे, एक ये मिलके एक बड़ा सा ड्रॉप बनाता। तो ऐसे बोलेंगे कि 1000 छोटे छोटे ड्रॉप, इनकी संख्या थी 1000, रेडियस आर, और सबके पास जो इंडिविजुअल चार्ज है वो क्यू क्यू, ये मिलके एक बड़ा सा ड्रॉप बनाते हैं ऐसा, जिसका रेडियस आर हो गया और चार्ज क्यू हो गया। तो कैपिटल क्यू को हम लोग लिखेंगे कि 1000 गुना स्मॉल क्यू, क्योंकि एक के पास चार्ज स्मॉल क्यू था, ऐसे ऐसे 1000 थे, सब मिल गए तो टोटल चार्ज हो जाएगा 1000 क्यू। तो चार्ज कंजर्व करके कैपिटल क्यू को बोलेंगे हम लोग 1000। अब रेडियस के लिए अगर देखोगे कि बड़े वाले का रेडियस क्या होगा, तो हम लोग वॉल्यूम कंजर्व करें, मतलब पहले टोटल वॉल्यूम और बाद में वॉल्यूम सेम होना चाहिए। पहले वॉल्यूम देखोगे तो 1000 × 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू, क्योंकि एक का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू था, टोटल ऐसे 1000 थे। बाद का वॉल्यूम लिखोगे तो हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। यहाँ से कैपिटल आर जो है 10 स्मॉल आर के बराबर है, ऐसा। ठीक है। अब
छोटे वाले जो ड्रॉप थे उनकी पोटेंशियल अगर लिखी जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो के स्मॉल क्यू अपॉन आर। बड़े वाले ड्रॉप का अगर लिखोगे तो हो जाएगा के कैपिटल क्यू कैपिटल आर। कैपिटल क्यू को हम लोग बोलेंगे कि ये 1000 इंटू स्मॉल क्यू, और कैपिटल आर को बोलेंगे 10 इंटू स्मॉल आर। एक जीरो से जीरो खत्म, तो ये हो जाएगा 100 के क्यू अपॉन स्मॉल आर। और के क्यू अपॉन स्मॉल आर को बोलेंगे कि छोटे वाले ड्रॉप की पोटेंशियल, मतलब V1, तो हो जाएगा 100 V1। इसका मतलब V2 जो है 100 टाइम्स ऑफ V1 आया, मतलब बड़े वाले ड्रॉप का जो पोटेंशियल होगा 100 टाइम्स छोटे वाले का पोटेंशियल। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया कि एक कैपेसिटर था जिसकी कैपेसिटेंस 1 पिकोफैराड, तो उसकी, जिसमें पहले एयर फील्ड था, मतलब एयर थी। तो देखो ऐसा एक एयर फील्ड कैपेसिटर है, डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, इसकी कैपेसिटेंस को बोला है 1 पिकोफैराड। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एयर फील्ड अगर है तो 1 पिकोफैराड हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। बाद में बोल रहा है कि अगर डिस्टेंस को डबल कर दिए, बाद में डिस्टेंस को बढ़ा के 2D कर दिया, और इसमें वैक्स मतलब डाइलेक्ट्रिक भर दिया ऐसा, तो अब इसका कैपेसिटेंस बढ़ के 2 पिकोफैराड हो गया। देखो अब इसका कैपेसिटेंस लिखेंगे तो फॉर्मूला से होगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 2D इनटू के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ए हो गया 2 पिकोफैराड है। ए इक्वेशन 1, ए इक्वेशन 2। तो अब इक्वेशन 2 में हम लोग एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की जगह पे लिख सकते हैं इसके जगह पे लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की जगह पे 1 पिकोफैराड, तो हो जाएगा 2 पिकोफैराड। यहाँ पे लिखोगे 1 पिकोफैराड इंटू के बाई 2, तो ये तो खत्म, 2 इंटू 2 4, तो के का वैल्यू हो जाएगा 4, तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग बोलेंगे 4, तो बॉम्बे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है कि एक कैपेसिटेंस, तो एक कैपेसिटर जो एयर फील्ड है उसकी कैपेसिटेंस थी 15 सेंटीमीटर, और प्लेट के बीच का जो अंतर था डिस्टेंस 6 मिलीमीटर। तो इनिशियली देखो 15 माइक्रोफैराड था इसका कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस को हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, क्योंकि एयर फील्ड था तो डाइलेक्ट्रिक तो था नहीं, तो एक इक्वेशन तो यहां से मिल जाएगा। बाद में इसके अंदर एक 3 मिलीमीटर थिकनेस का कॉपर डाला गया। तो देखो अब ऐसा हो गया कि एक कैपेसिटर था, प्लेट के बीच का डिस्टेंस 6 मिलीमीटर था, इसके अंदर में एक डाइलेक्ट्रिक कॉपर डाला गया ऐसा, वो 3 मिलीमीटर का। कॉपर मेटल है, मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है, तो कॉपर का तो डायरेक्ट के इनफाइनाइट होगा। तो अब इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी अब बताना है। तो अब बोल दिए हम लोग सीडेस होगा। तो अभी देखो डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद ये फॉर्मूला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन
टी माइनस टी प्लस टी बाई के ऐसा पड़ेगा। तो के तो इनफाइनाइट है, तो ये वाला टर्म तो हो जाएगा तुम्हारा 0। टी की जगह पे 3 mm थिकनेस जो अंतर डी का आधा है, तो टी को हम लोग एक्चुअली बोलेंगे कि d/2 है। टी इक्वल टू d/2, तो टी की जगह पे लिख दो d/2, तो सी डैश हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस d/2, मतलब d/2 2 पर चला जाएगा ऐसा। तो अब एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी की जगह पे हम लोग जो पहले इक्वेशन में 15 माइक्रोफेराड लिखे हैं, तो इसके जगह पे आप 15 माइक्रोफेराड डाल देंगे, तो 15 इंटू 2 करोगे तो 30। तो बोलेंगे करेक्ट ऑप्शन जो है दिल्ली हो। क्वेश्चन नंबर 21 देखो। क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रखा है कि एक 40 माइक्रोफेराड कैपेसिटेंस का कैपेसिटर था जिसको 3000 वोल्ट तक चार्ज किया गया। अब कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है वो किसी पेशेंट के अंदर डिलीवर किया गया 2 मिलीसेकंड। तो पावर कितना डिलीवर किया गया पेशेंट को बताना। देखो कहानी क्या है कि कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगा वो होगा हाफ C(V²). इसी एनर्जी को टी टाइम में हम लोग पेशेंट के अंदर ट्रांसफर करते। तो पावर डिलीवर, तो पावर अगर निकालना है तो पावर को हम लोग बोलते हैं एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी तो कैपेसिटर के अंदर जो स्टोर है उसी को ट्रांसफर करते, तो हाफ C(V²). टाइम को टी बोल देते हैं, तो एनर्जी अपॉन टाइम को पावर। अब यहाँ पे सी का वैल्यू बोल रखा है कि 40 माइक्रोफेराड, तो सी के जगह पे 40 माइक्रोफेराड रखना है। टी के जगह पे बोल रखा है 3000 वोल्ट, तो 3000 रखना है। और टी की जगह पे 2 मिलीसेकंड टाइम की जगह पे, तो 2 इंटू 10⁻³ रखना है। सबका वैल्यू रखोगे तो कैलकुलेशन के बाद आंसर आएगा तुम्हारा 90 किलोवाट। तो बोलेंगे कि ऑप्शन बॉम्बे जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखो। 22 में 7 कैपेसिटर हैं, सबकी कैपेसिटी ईच की जो कैपेसिटी है 2 माइक्रोफेराड। अब उनको किस तरह से कनेक्ट किया जाए ताकि उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटी 10/11 माइक्रोफेराड। देखो तो इन चारों में जो दे रखा है सर, हम लोग सबका इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे, जिसका 10/11 के बराबर आएगा बोलेंगे वो सर्किट सही। जैसे फर्स्ट वाले ही देखो, फर्स्ट वाले में 5 कैपेसिटर को पैरेलल लगाए, तो सारे के सारे 2-2 के हैं, तो 5 को लगाओगे पैरेलल में तो 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, तो पैरेलल में। और 2 को सीरीज में लगाया, तो 2 और 2 सीरीज में, ये मिल के हो जाएंगे 1। ये 1 माइक्रोफेराड, और ये वाला दोनों मिलके हो गए थे तुम्हारा 10 माइक्रोफेराड। और ये 10 और 1 ये दोनों अब सीरीज में हो गया, तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 10/11। 10 और 1 का सीरीज में समतुल्य निकालोगे श्रेणी में, तो 10/11। तो बोलेंगे ऑप्शन ए ही करेक्ट। इस कॉम्बिनेशन में ही इक्विवेलेंट 10/11 आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखो। देखो 23 में Q1 Q2 Q3 V1 V2 V3 में क्या रिलेशन है, मुझे वो चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे कि मान लो यहाँ से जो बैटरी चार्ज सप्लाई किया वो चार्ज डायरेक्टली
कैपेसिटर C1 पे आएगा, क्योंकि और कोई दूसरा यहाँ पे ब्रांच नहीं है। ये C1 जो है डायरेक्टली बैटरी के साथ कनेक्टेड। तो C1 पे जो कैपेसिटर आया है, C1 कैपेसिटर पे जो चार्ज आया है वो Q1 है, मतलब बैटरी अप्लाई किया Q1। तो यहाँ तक तो Q1 आया, इस पे जो चार्ज है वो Q1 है। अब यही चार्ज इस पॉइंट पे आके दो भाग में बटेंगे, कुछ ऊपर वाले कैपेसिटर के पास गया होगा, कुछ नीचे वाले कैपेसिटर के पास, ऐसा। मतलब हम लोग बोलेंगे कि जो Q1 है यही दो भाग में बटा, कुछ ऊपर वाले के पास ऊपर और कुछ नीचे वाले के पास, ऐसा। तो Q1 इक्वल टू हो जाएगा Q2 प्लस Q3। ये आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में KCL पढ़ोगे जंक्शन रूल, वहां से समझ में आएगा कि। तो मैंने क्या बोला कि बैटरी ने जो भी चार्ज सप्लाई किया वो डायरेक्टली आएगा C1 के पास, तो जो Q1 के बराबर। अब वही चार्ज आगे जाके दो ब्रांच में डिवाइड होगा, एक ऊपर वाले कैपेसिटर के पास, एक नीचे वाले के पास। तो ऊपर वाले के पास Q2 और नीचे वाले के पास Q3, मतलब Q1 इक्वल टू Q2 प्लस Q3। Q1 ही दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ये तो चार्ज का रिलेशन हो गया। दूसरा, अब अगर पोटेंशियल का देखोगे, देखो, तो C2 और C3 जो कैपेसिटर वो पैरेलल हैं, और पैरेलल में पोटेंशियल समान होता है, तो उनका पोटेंशियल समान होगा। तो V2 इक्वल टू V3 होना चाहिए, ठीक है। V2 इक्वल टू V3। और देखो, यहाँ का पोटेंशियल जो V1 है, यहाँ का पोटेंशियल जो V2 या V3 है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो दोनों का सेम होगा। तो ये V1 और ये इन दोनों का पोटेंशियल मिला के बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होना चाहिए। तो V1 प्लस V2 ये बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होना चाहिए, ऐसा। तो बोलेंगे ऑप्शन चेन्नई जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट वाला 24 देखो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो पहले हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि ये दोनों C और C, ए वाला दोनों पैरेलल, तो इनको हटा के हम लोग, ए पैरेलल थे तो C और C हो जाता 2C। तो इनकी जगह पे हम लोग बोलते हैं कि ये 2C हो जाएगा, ठीक है। तो इनको हटा के हम लोग यहाँ पे 2C का लगा सकते हैं इनकी जगह पे, बाकी सबको वैसे ही रहने देंगे। ये C और C जो थे उनको बस मैंने 2C कर दिया ऐसे। ये 2C पहले से था, और ये C पैरेलल थे, उनका 2C हो गया। यहाँ पे C दिया हुआ है और यहाँ पे 2C दिया हुआ है। अब देखो, अब ये 2C और 2C, ये वाला, ये दोनों देखोगे तो ये दोनों अब स्विच हो गए। तो 2C और 2C स्विच, तो इनका इक्विवेलेंट C हो जाएगा। तो इनके जगह पे अब हम लोग बोलेंगे कि इनके जगह पे अब C, इनको, इन दोनों को हटा के 2C को इनके जगह पे अब हम लोग C लगाएंगे। फिर से देखोगे तो ये C और ये C, ये दोनों अब पैरेलल हो गए। ये दोनों पैरेलल हो गए तो C और C का हो जाएगा 2C, तो इनके जगह पे अब हम लोग 2C का लगाएंगे। इन दोनों को रिप्लेस करेंगे एक 2C कैपेसिटेंस के कैपेसिटर से। ये 2C और ये 2C, ये दोनों मिलके अब हो जाएगा तुम्हारा सीरीज है, तो इनका हो जाएगा अब C। तो इनके जगह पे अब हम लोग इन दोनों को रिप्लेस करेंगे एक सिंगल कैपेसिटर C के साथ। ये C और ये 2C, ये दोनों पैरेलल, तो C और 2C मिलके हो जाएंगे 3C, तो इनका इक्विवेलेंट बोलेंगे कि 3C होगा। 25 देखो, 25 में बोला कि 3 कैपेसिटर जिनका कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफेराड, 10 माइक्रोफेराड
और 15 माइक्रोफैराड, ये तीनों सीरीज में एक 100 वोल्ट के बैटरी के साथ कनेक्टेड। तो 15 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के पास चार्ज क्या होगा? देखो कहानी क्या है कि इस सीरीज में है तो सब पे चार्ज सेम होगा, वही होगा जो बैटरी सप्लाई किया। मान लो बैटरी चार्ज क्यू सप्लाई किया है, तो पहला वाला कैपेसिटर के पास ऐसा चार्ज आ जाएगा क्यू। दूसरा वाला भी इसके साथ सीरीज में है, सीरीज में चार्ज तो सेम होता है, तो दूसरे वाले के पास भी हो जाएगा क्यू, तीसरे वाले के पास भी चार्ज हो जाएगा क्यू। तो मुझे यही क्यू फाइंड करना, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे क्यू मतलब जो बैटरी ने चार्ज सप्लाई किया वही निकालना है। और बैटरी ने जो चार्ज सप्लाई किया, चार्ज सप्लाई बाय बैटरी होता है सी इक्विवेलेंट इंटू वी। सी इंटू वी लिखते थे जनरली क्यू को, सी इंटू वी। लेकिन यहाँ पे एक कैपेसिटर तो है नहीं, किसका कैपेसिटेंस लिखेंगे? तो उसके लिए हम लोग चार्ज सप्लाई बाय बैटरी को बोलते हैं सी इक्विवेलेंट इंटू वी। तो इनका सी इक्विवेलेंट निकालोगे, तीनों सीरीज में है, तो सी इक्विवेलेंट को लिखेंगे 1/c इक्वल टू 1/3 माइक्रोफेराड प्लस 1/10 माइक्रोफेराड प्लस 1/15 माइक्रोफेराड। एलसीएम लोगे 30 हो जाएगा, 10 3 2, तो 1/c इक्वल टू हो जाएगा 15/30, मतलब c इक्वल टू हो जाएगा 2 माइक्रोफेराड। तो c की जगह पे 2 माइक्रोफेराड और फी की जगह पे 100, तो 2 इंटू 100 200 माइक्रो कूलम होगा चार्ज। तो बोलेंगे ऑप्शन सी जो है करेक्ट है।